हेलो फ्रेंड, आपका इस चैनल में फिर से वेलकम है। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। क्लास 7th का विज्ञान का टॉपिक है रेशों से वस्त्र तक। हम लोग जो आज वस्त्र पहनते हैं, यह वस्त्र हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यह वस्त्र का असली सोर्स क्या है, किस स्रोत से हम लोगों तक यह वस्त्र पहुँचता है, इसकी जड़ तक हम लोग चलेंगे। यहाँ पर एक टर्म है रेशा, जिसको अंग्रेजी में फाइबर बोलते हैं। तो आखिर ये रेशा क्या है? तो रेशा ये दो प्रकार के सोर्सों से प्राप्त किया जाता है। एक रेशा है जो पादप से प्राप्त किया जाता है। पादप का मतलब होता है प्लांट। और एक रेशा जो है पौधों से प्राप्त किया जाता है। पादप को ही पौधा बोलते हैं। और दूसरा रेशा जंतु से प्राप्त किया जाता है। तो ये प्राकृतिक रेशा हुआ, जिसे नेचुरल फाइबर कहा जाता है। प्राकृतिक रेशा दो चीज़ों से प्राप्त किया जाता है। एक आपका पादप हो गया, प्लांट हो गया, और दूसरा सोर्स हो गया जंतु। तो पादप से प्राप्त जो रेशा होता है, आप देखते हैं कि इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे, आदिवासी लोग और भी पूर्वज जो हमारे थे, उन्हें कपड़ा का ज्ञान जब नहीं था, वस्त्र का ज्ञान नहीं था, तो लंबे लंबे पत्ते वाला पौधा का पत्ता तोड़ करके उसे ही अपने अंग वस्त्र की तरह लपेट लिया करता था। धीरे धीरे बौद्धिक चेतना आई, बौद्धिक विकास हुआ, और हम आज इस आधुनिक युग में हैं, नए नए डिजाइन वाले कपड़े पहनते हैं। तो इस वस्त्र का जो असली जड़ है वो पौधा है, प्लांट है, जहाँ से फाइबर की प्राप्ति होती है। जैसे पटसन से आप देखते हैं संठी गांव घर में उगाया जाता था। उस संठी से जो है उसके ऊपर से जो रेशा होता है, उस रेशे से जूट का बोरा तैयार किया जाता है, जूट उसको बोलते हैं। तो ये फाइबर है। तो रेशम और ऊन ये भी वस्त्र है, कपड़ा है, जो फाइबर से मिलते हैं, बनते हैं। और ये फाइबर जो है रेशम के कीड़े से मिलता है और ऊन भेड़ों से मिलता है। तो इस प्रकार से हमें पौधे से भी प्राप्त होने वाला रेशा मिला और जंतुओं से भी प्राप्त होने वाला रेशा मिला। तो जंतुओं से प्राप्त होने रेशे को जांतव रेशा कहा जाता है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशा कहा जाता है। ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। बहुत सारे हैं भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, जिस फाइबर को यह जंतु रेशा हुआ, जांतव रेशा हुआ, एनिमल फाइबर कहे जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। यह आप लोग जानकारी के लिए याद रखेंगे कि रेशम के जो फाइबर होते हैं, रेशम के जो वस्त्र बनते हैं रेशम के फाइबर से, और रेशम के जो फाइबर होते हैं ये रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। और रेशम का जो कीट होता है वह शहतूत के पौधे पर पलता है। तो इस प्रकार से आपने यह जाना कि भेड़ के शरीर से भी फाइबर प्राप्त होता है, क्योंकि भेड़ के शरीर से ऊन निकलता है, याक के शरीर से ऊन निकलता है। और उसी ऊन को मॉडिफाई करके, उसको साफ करके, उसको जो है परिमार्जित तरीके से मुलायम करके, मशीनों के द्वारा छटाई करके उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं, ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो आप जिस प्रकार से हम लोग घर में हमारे पिताजी, हमारे दादाजी शेविंग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भेड़ों के भी जो बाल बड़े बड़े हो जाते हैं उनकी शेविंग एक तरह से हम लोग कर दे रहे हैं उसको। और उस बाल को हम साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद उसमें से सारी गंदगी, बैक्टीरिया निकल जाती है और फिर वो कारखानों में दिया जाता है और वो कपड़े का निर्माण उससे किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जांतव रेशे, ऊन और रेशम कैसे प्राप्त होता है। तो ऊन प्राप्त करने के लिए जो आपके साधन हैं,
भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतु भी है जिनका हम तस्वीर आगे में दिखाएंगे। ये इससे ऊन प्राप्त किए जाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं और इसलिए समय समय पर इनके बालों को काटा जाता है, क्योंकि बालों के बीच में अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु उष्मा की कुचालक है, इसलिए इनको जो है ज़्यादा ठंड का अनुभव नहीं होता है और इनके बॉडी को गर्म रखने का ये बाल करता है। इसीलिए इसके रोएदार रेशे जो होते हैं, बाल होते हैं, इसको हम नेचुरल विधि से, अपने विधि से काट करके निकाल लेते हैं और उसकी सफाई करते हैं। तो ऊन प्रदान करने वाले जो जंतु हमारे हैं, हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है और भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, जबकि बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। यानी कि बच्चों, याक और ऊन की याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। हमारे यहाँ मैक्सिमम भेड़ और ऊंट का ऊन ही आपको मिलता है। आप देख रहे हैं ये याक का तस्वीर है। ये साहब याक है आपका, ये साहब याक है। कितने घने बाल हैं इनमें। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका, इसको याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन की प्राप्ति होती है। इसको याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए कि लामा और एल्पेका कहाँ पाया जाने वाला जानवर है, तो दक्षिण अमेरिका। बकरी के बालों से भी ऊन की प्राप्ति की जाती है। ये लामा और एल्पेका का तस्वीर है दोस्तों, एक बार ज़रूर देख लीजिए आप। और बकरी के बालों से भी ऊन की प्राप्ति होती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, कभी कभी घर में आप सुनते होंगे किसी बात पर अंगोरा शब्द का प्रयोग गुस्से में किया जाता है। अंगोरा काज करे छी यहाँ, अंगोरा काम करते हैं आप। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अंगोरा ऊन का ब्रांड है जो अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाला यह अंगोरा नस्ल की बकरियां से मिलता है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल, सॉफ्ट बाल, जिसको फर कहते हैं, और इसी से बेहतरीन शॉल बनाई जाती है, जिसे पश्मीना शॉल भी कहा जाता है। पश्मीना शॉल अपने आप में बहुत फेमस है दोस्तों, और यह बहुत ही महंगी आती है। और कहा जाता है कि एक अंगूठी, एक रिंग के अंदर से इस साल को गुजारेंगे तो पूरा का पूरा साल, 10 फीट का साल इस अंगूठी के रिंग से गुजर जाएगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। आपने एक जान लिया कि ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में हम लोग करते हैं। अंगोरा बकरी जो जम्मू कश्मीर में मिलता है, उससे जो बाल तैयार किए जाते हैं, मुलायम बाल, उससे जो प्राप्त बाल होता है उससे पश्मीना शाल तैयार किए जाते हैं। लामा और एल्पेका, आपने जाना कि लामा और एल्पेका दक्षिण अमेरिका में रहने वाला एक जंतु है जिससे भी ऊन की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं रेशों से ऊन तक की प्रक्रिया में, कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। ये तो सिंपल सी बात है कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ का पालन किया जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संशोधित करके ऊन बनाई जाती है। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा हम और विस्तृत रूप में जानते हैं, देखते हैं क्या होता है। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पर चले जाएं, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गरेड़ियों की भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होता है, बहुत सुंदर बात है। भेड़ बकरी की तरह शाकाहारी जीव होता है। वह घास और पत्तियां पसंद करती है।
भेड़ पालक यानी भेड़ पालने वाला उन्हें हर चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली यानी बीज में से निकला हुआ तेल निकालकर जो छिलका बचता है, और खनिज, चोकर जिसको बोलते हैं, और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। इस प्रकार से भेड़ का पालन करते हैं। और पालन कहाँ कहाँ होता है, तो इस क्षेत्र के नाम को, इस राज्य के नाम को भी आप याद रखेंगे। मैं इस तरह से इस यहाँ के राज्य का नाम आपको लोलाग्र कर लेना है, उदाग्र कर लेना है, ससुरा इसी को याद रखने का आवश्यकता है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सब जगहों पर भेड़ पालन किया जाता है, प्रजनन कराया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भेड़ हो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारा भेड़ से निकलने वाला ऊन हो। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। आप इसको बढ़िया से देखिए, हमारे देश के अनेक भागों में ऊन के लिए भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णनात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। वर्णनात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न कराया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है, उसके साथ उसका प्रजनन होता है और जनसंख्या उसकी बढ़ जाती है भेड़ों की। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है, जिसके चरण निम्नलिखित हैं। भेड़ के बालों की त्वचा को पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है और यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है, क्योंकि ऊन को काटने का ही काम होता है। चरण फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट में भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है, जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए कैंची का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्टेप फर्स्ट है कि बाल की कटाई। अब एक चीज़ और आप ध्यान से देखेंगे कि भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम हम बता रहे हैं और उस नस्ल में क्या क्या गुणवत्ता पाई जाती है और कहाँ कहाँ ये मिलता है। तो कुछ नस्ल के नाम हैं, आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लोमी, भेड़ का नाम है लोमी, लोही, लोहा याद रहेगा, लोही। अच्छी गुणवत्ता की ऊन है, अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन है इसमें, और राजस्थान, पंजाब में ये पाई जाती हैं। रामपुर बुसायर। दूसरा, भूरी ऊन वाले गुणवत्ता वाले ये नस्ल है भेड़ के, ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। नाली गलीचे के ऊन हैं, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलते हैं। बाखरवाल ऊनी शॉलों के लिए ये अच्छा नस्ल का भेड़ है, जो जम्मू और कश्मीर में मिलते हैं। मारवाड़ी जाति भी होता है और मारवाड़ी भेड़ भी है, याद रखने की वाली बात है। मोटी रुक्ष ऊन गुजरात में मिलता है। और पाटनवारी हौजरी के लिए, ये उनका जो किस्म है हौजरी, जो भी गुजरात में मिलता है। तो ये भारतीय भेड़ों के कुछ नस्लें थे। अब हम जो स्टेप फर्स्ट में हमने जो भेड़ के शरीर से उसके ऊन को काटा था, उसके रुइयां को काट लिया था, सेकंड में उसके क्या करेंगे, बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से उसको एंटीबायोटिक दे करके उसको साफ़ किया जाएगा। जैसे कपड़ों को साफ़ किया जाता है लोशन लगा करके, दाढ़ी बनाने के बाद लोशन लगाया जाता है,
ठीक उसी प्रकार से इसे भी हम साफ करेंगे। देख रहे हैं ये प्रक्रिया में भेड़ की ऊन उतार करके यहाँ उतार लिया गया है और यहाँ टंकियाँ में उसको साफ किया जा रहा है। ये चित्र में स्पष्ट दिख रहा है। और ये मशीनों द्वारा अभिमार्जन किया जा रहा है ऊन को, जिसमें आप देख रहे हैं मशीन है, इधर ऊन का धागा बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका उत्पादन होता है। यानी कि रेशों को ऊन में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, इसे एक कंसेप्ट से हम दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट से आप देख सकते हैं कि ऊन की कटाई होगी पहला स्टेप में, दूसरे स्टेप में उसका अभिमार्जन किया गया, तीसरा स्टेप में छटाई किया गया, चौथा स्टेप में उस बर की छटाई की गई, पांचवा में रंगाई किया गया और छठा में रीलिंग बनाया गया, उसको रीलिंग किया गया। यानी कि इन 6 प्रक्रियाओं के माध्यम से जानवरों से ऊन निकाल करके प्रोसेसिंग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्यावसायिक संकट इस प्रक्रिया में एक आता है, क्योंकि भेड़ों से जो ऊन प्राप्त होता है या ऊँटों से जो प्राप्त होता है या बकरियों से, अंगूरा जम्मू कश्मीर की बकरियों से प्राप्त होता है या एल्पेका और यामा से जो प्राप्त होता है, तो उसमें एक एंथ्रेक्स नाम का जीवाणु भी निकलता है। और वो एंथ्रेक्स नाम का जीवाणु, ये एंथ्रेक्स नाम का जीवाणु जो है, ये क्या करता है, एंथ्रेक्स नाम का जीवाणु जो है, जो व्यक्ति उसमें काम करते हैं, जो लेबर मजदूर, तो उससे प्रभावित कर देते हैं और सोटर्स रोग जिसके कारण से उन्हें हो जाता है, जो खतरनाक है। इसलिए इस परिस्थिति से उत्पन्न संकट को व्यावसायिक संकट कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस के कारण से, व्यवसाय के कारण से इसमें इस तरह का संकट उत्पन्न हुआ है। व्यावसायिक संकट किसे कहा जाता है, तो इसके लिए आप इसको याद रखेंगे कि ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा होता है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोटर्स रोग कहते हैं। एक समय एंथ्रेक्स जो जीवाणु होता है, पाउडर के माध्यम से भी लोग पत्र के माध्यम से भेजा करता था, और इतना खतरनाक होता है एंथ्रेक्स रोग कि यदि एंथ्रेक्स का पाउडर आपके बदन पर लग जाए तो डॉक्टर भी आपको बचा नहीं पाएगा। निश्चित तौर पर आपका देहांत, यानी कि आपका अंतिम अवस्था ला ही देगा ये एंथ्रेक्स जीवाणु, इतना खतरनाक होता है। अगला स्टेप था जो हमने बताया था, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है ऊन की। स्टेप 3 था अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। स्टेप 4 हो गया छटाई, और रोमिल और रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसे मुलायम किया जाता है या विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा जाता है। ये स्टेप कोई खास स्टेप नहीं है। रीलिंग अंतिम चरण में बताया था मैंने कि रीलिंग है। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है, माने रील बनाया जाता है। धागे का रील होता है, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रेशम उत्पादन की बात अब हो रही है कि रेशम कैसे उत्पादन होता है। तो रेशम उत्पादन की बात हम इजी वे में समझते हैं। सबसे पहले रेशम का जो सिल्क कहते हैं अंग्रेजी में उसको, और रेशम का जो कपड़ा होता है वो बहुत ही मुलायमदार होता है, और ये कॉस्टली भी है और हल्का भी है वजन में। तो रेशम के रेशे भी जानतब रेशे हैं, एनिमल फाइबर हैं। क्या है? एनिमल फाइबर हैं, एनिमल फाइबर, क्योंकि ये भी जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशे हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम के कीट क्या चीज़ को बनाते हैं? रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहा जाता है।
रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर कहलाता है। प्रश्न आता है सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को जो बृहत स्तर पर पाला जाता है यानी कि खेती की जाती है उसका, तो उसी को हम रेशम पालन कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानते हैं कि कैसे मिलता है। तो मादा रेशम कीट का जो जीवन चक्र है इसके बारे में थोड़ा सा आप जानिए तो धीरे धीरे कुछ नहीं है समझ आएंगे। रेशम कीट यानी कि मादा रेशम कीट जो अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलता है, पिलुआ की तरह होता है, पिलुआ समझिए लार्वा, जो कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है। एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों कि जो ये मादा रेशम कीट होता है वह एक बार में 100 अंडे देती है। हाँ, और यह प्यूपा जो होता है वो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। प्यूपा अपने इर्द गिर्द क्या करता है? एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को अपने दूसरे सिर से तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होता है और रेशम का रेशा बन जाता है सूख करके। यही रेशम का रेशा बन गया। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। ये तो अलग बात है, पहले तो रेशम तैयार करने के लिए जानेंगे। तो रेशम का जो धागा होता है रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न आएगा कि रेशम का धागा कैसे प्राप्त होता है? तो रेशम का धागा रेशम के कीट के रेशम का धागा रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देता है और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन, रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। इस प्रकार टसर रेशम, मुगा रेशम, रेशम का टाइप है टसर रेशम, मुगा रेशम, कोसा रेशम और अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। और एक चीज़ जानेंगे कि रेशम कीट का जो पालन होता है, रेशम कीट जो रेशम तैयार करता है वह शहतूत के पौधे पर, इसलिए रेशम कीट शहतूत रेशम कीट कहलाता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम उत्पादन करता है। इसका मतलब भारत में शहतूत का ज़्यादा पौधा है। और एक चीज़ जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि यह रेशम सबसे पहले चीन में डेवलप हुआ था। इसकी एक छोटी सी कहानी है, रेशम की खोज हम बता देते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पहले, फिर इसके बाद में टॉपिक बताएंगे कोई। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है, लेकिन प्राचीन चीन की एक किंवदंती है, एक कहानी है कि सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी माने अपने पत्नी से सी लुंगची, जिसका नाम था सी लुंगची, अपने यहाँ लुंगी बोलते हैं सी लुंगची और चाइना में बोलते हैं सी लुंगची, हाँ समझिए लुंगी, सी लुंगची सम्राटी था और सम्राट हुआंग टी था। अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए अपने पत्नी से कहा और सम्राज्ञी ने पता किया
कि सफ़ेद कृमि शहतूत के पत्तियों को खा रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बना लेते हैं, बुन लेते हैं। संजोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा भी अलग हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ, इस बात की पुष्टि तभी हो जाती है। सैकड़ों वर्षों तक इसे चीन के पहरेदारों ने कड़ी पहरेदारी के अंतर्गत गुप्त रखा। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि रेशम की खोज सर्वप्रथम चीन देश में हुआ। वहाँ के राजा और रानी के किंवदंती की कहानी है, उसी दौरान प्राप्त हुआ और ये इतनी अच्छी थी कि उन लोगों ने छुपा करके इस व्यवस्था को रखा। जब कभी हमें कुछ अच्छा चीज़ मिलता है तो हम लोग भी छुपा लेते हैं, यानी कि ये इतना अच्छा चीज़ था कि चीन का राजा इसे छुपा कर रखा और बाद में फिर धीरे धीरे ये फैल गया पूरे विश्व में। तो इस प्रकार से हम रेशम का जानकारी ले लिए कि रेशम कैसे बनता है, कोकून से बनता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उसे उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रकार से रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं और रेशम के रूप में उपयोग के धागों से वस्त्र बनते हैं। या लिए कोकून रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम के रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीन में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशे को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिसमें रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। यानी इस प्रकार हमने देखा। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आपने क्या सीखा? समराइज, इसको समरी कहते हैं इंग्लिश में। सीबीएसई वाले सब समरी बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है। रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक एल्पेका से ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा बकरी से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अतः रेशम और ऊन जानतव रेशे हैं। इसको कहते हैं एनिमल फाइबर। ऊंट, लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। यानी भारत में जो भेड़ का पालन किया जाता है मेजॉरिटी में ऊन के लिए। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन, फिर छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काटकर ऊन प्राप्त की जाती है, जो एक विशेष प्रकार के मशीन के द्वारा किया जाता है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम ससुरा जो है बहुत चमकदार और छिछलनदार होता है। जो रेशम का जो फाइबर है वो प्रोटीन से बने होते हैं। कोकूनों से रेशम के रेशों को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को ही रीलिंग कहते हैं।
बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। अब तो मशीन के माध्यम से बुना जाता है। तो इस प्रकार हम रेशम के बारे में और ऊन जो प्राप्त होते हैं उसके बारे में हमने जाना। इसी के साथ दोस्तों मैं परमानंद कुमार आपका वेलकम करता हूं पुनः इस चैनल में, और आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आपको यह चैनल या यह वीडियो, यह एजुकेशनल वीडियो आपके एजुकेशन में हेल्प करे तो ज़रूर इसे पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए रब्बा खैर, गुड नाइट।